is a word that connects two or more elements of the same grammatical type. The word coordinating refers specifically to bringing things together on the same level. The elements joined by coordinating conjunction can be individual words, phrase or clauses. Okay, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक यही स्पेसिफिक बात होती है कि ये दो या तो वर्ड्स या फ्रेज या क्लॉज को एक तो कनेक्ट करता है या ज्वाइन करता है, ठीक है. सेकेंडली ये होता है कि ये जो जिन वर्ड्स को क्लॉजेस को किसी को भी कनेक्ट कर रहा है ना, वो ऑन दी सेम लेवल करेगा. मीन्स अगर एक वर्ड नाउन है ना, तो दूसरा वर्ड भी नाउन होगा. अगर एक वर्ड एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा. मतलब ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए. जी मैंने ऑन कर दी रिकॉर्डिंग, थैंक यू. अच्छा ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग हमेशा टू क्या नाम है सेम लेवल के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम यूज़ करते हैं. और ये फैन वॉइस ऑब्वियसली सबको बहुत फेमस है. ये फैन वॉइस F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो. ठीक है, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए यूज़ होता है. तो फैन वॉइस आप याद कर लें, आपको याद हो जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन से यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, plenty of vegetables were ready to be picked in her garden, so Maria didn't go to the farmers market this week. ठीक है, ये इसने टू क्या नाम है क्लॉजेस को इसने सो ने कनेक्ट किया है विथ सेम ग्रामेटिकल लेवल. जहाँ ऊपर उन्होंने वेजिटेबल की बात की थी, वहाँ नीचे भी मारिया क्या नाम है उसी से रिलेटेड बात हो रही कि वो फार्मर्स नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास अपनी वेजिटेबल्स हैं. तो इस तरह एक बैलेंस क्रिएट होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में. देन वी हैव ओके ये डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ पीच और मैंगोज बेटर. अब मैंगोज और पीच दो एक सेम बैलेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, मतलब दोनों फ्रूट्स हैं तो और दो सेम ग्रामेटिकल लेवल्स को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, इसमें होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू जॉइन सिंगल वर्ड्स. व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू और मोर इंडिविजुअल वर्ड्स, those words should be the same part of speech. A noun with noun, a verb with verb, an adjective with adjective and so on. वो जो मैंने पहले बात की थी कि नाउन नाउन के साथ होगा, वर्ब वर्ब के साथ होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ होगा. Did you remember to bring pen and paper? पेन एंड पेपर ऑब्वियसली दो नाउन्स हैं तो एंड ने दो नाउन्स को कनेक्ट किया. Sometimes I shower a bath at night instead of in morning. तो shower और bath दो एक nouns को इस और ने connect किया. उसके बाद है coordinating conjunctions to join phrases. Coordinating conjunctions can also link phrases of same grammatical type. In following sentence, the coordinating conjunctions and connected two noun phrases. Okay. The antique desk and the modern lamp looks surprisingly natural good together. एंड ने दो नाउन्स को कनेक्ट किया. ठीक है, I got to the movie before Adam after the Vera. इसने दो उसको नाउन्स को प्रोनाउंस को कनेक्ट किया. इसमें दो फ्रेजेस कनेक्ट हुए हैं. The snack we eat was neither very tasty nor filling enough to tide us over till dinner. दो इसमें जो फ्रेजेस थे एडजेक्टिव के टेस्टी वाले, नॉर ने उसको कनेक्ट किया. थर्ड में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. An independent clause is a clause that can stand alone as a simple sentence. When two independent clauses are logically closely related, it often makes sense to combine them into a compound sentence with the help of coordinating conjunction and a comma. अच्छा, independent clause सबको पता है कि ऐसा clause होता है जो अगर उसको हम खाली भी एक sentence में रखें तो उसकी एक meaning निकलती है. ठीक है, I want something to eat, so I looked in the fridge. तो ये दो जो थे इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, सो ने इन दोनों को क्या नाम है कनेक्ट कर दिया विद कॉमा.
इसकी भी ऐसे सारे एग्जाम्पल्स लाइक वी लाइक द प्ले स्टोरी बट वी डिडंट केयर फॉर इट्स स्टेजिंग। तो ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे बट ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे या फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं? मैम ये डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कोऑर्डिनेटिंग या सब कोऑर्डिनेटिंग? अच्छा हाँ, इसका डिफरेंस ये होता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ना वो एक तो दो वर्ड फ्रेज और क्लॉज को करते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस ये। सबऑर्डिनेटिंग में ये होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्ट होते हैं। इसमें वो वर्ड या फ्रेज या क्लॉज कनेक्ट होता है, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा ये कि इसमें ग्रामेटिकल बैलेंस होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ग्रामेटिकल बैलेंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक जगह नाउन रख रहे हैं ना तो दूसरी जगह भी नाउन ही आएगा, ठीक है। और तीसरा ये कि ये बीच में आता है, इसकी पोजीशन क्या है? मोस्टली कोऑर्डिनेटिंग जो आते हैं कंजंक्शंस वो बीच में आते हैं, एज़ कम्पेयर टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो पहले आते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। So, first question is, the Science Institute was located in picture square surrounding, but the students are able to relax among the lakes and fields after classes. अच्छा, इसमें ये होता है कि आप ना मीनिंग कर लेना, आपको ज़्यादा पता चल जाता है, तो मीनिंग से भी हेल्पफुल रहता है। तो बताएं कौन सा आंसर सही है इसका, और जिसका कोई सेंस भी बने। ऐसा चूज करते हैं जिसका कोई सेंस बन रहा हो। ओके, मोस्टली गलत बताया है और राइट आंसर इज बी। सो द स्टूडेंट्स आर एबल। ओके, अब हम मीनिंग पे चलते हैं। द साइंस इंस्टीट्यूट वाज लोकेटेड इन पिक्चर स्क्वायर सराउंडिंग। जो साइंस इंस्टीट्यूट था वो लोकेट था पिक्चर स्क्वायर सराउंडिंग में था। क्यों था? सो द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलैक्स अमंग द लेक्स एंड द फील्ड आफ्टर क्लासेस। अगर हम सो लगाएं, क्योंकि अगर इसलिए उन्होंने ये सराउंडिंग चूज़ की थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि वहाँ लेक्स और फील्ड्स भी हैं, ठीक है। तो मेक सेंस, बट इसमें नहीं आ सकता। बट क्यों आएगा? बट आप कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हो, यहाँ हमने कनेक्शन बनाना है। सो यहाँ पे एज अ कनेक्शन यूज़ हो रहा है इन दो सेंटेंस के बीच में, इसलिए हमने बी चूज़ किया। सो द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलैक्स अमंग द लेक्स एंड द फील्ड्स आफ्टर क्लासेस। Make sense? Okay, good. Second, I think second full है ना? सही, second. इन सेंटेंसेस को ना आप ऐसा जैसे आप खुद बोलते हैं ना वैसे बोलने की कोशिश किया करें, फिर देखा जाए कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें सारी ऑप्शन सही लगते हैं। अच्छा, ये होता है ये ना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना
तब आपको, इसलिए रीडिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, कि जब आप रीडिंग करते हैं ना आपको खुद ब खुद सेंस बनने लग जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ प्रैक्टिस। अच्छा, सो द करेक्ट आंसर इज सी, movies in fact. Okay. Dangerous Dawn was a fictional detective and the star of many popular mystery movies. However, the actors that have played Dan are now worth millions of dollars. अच्छा, ये एक पूरी स्टेटमेंट बताई हुई है कि जो डैन है वो एक फिक्शनल डिटेक्टिव है और स्टार है, ठीक है। अब इसमें अब हम क्या लगाएं? अब ये तो नहीं हो सकता कि जो डैन है वो है एक फिक्शनल डिटेक्टिव है और स्टार है बहुत पॉपुलर मिस्ट्री का। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि द एक्टर्स, जो दूसरे एक्टर्स हैं जो प्लेड कर रहे हैं डैन, वो बहुत मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, तो ये सेंस नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम मूवीज़ इन फैक्ट में जाएं तो ये इन फैक्ट का मतलब होता है हकीकत में, कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। तो डैन जो है वो एक फिक्शनल डिटेक्टिव है और स्टार है, और हकीकत में ये हो रहा है कि जो डैन की जो दूसरे प्ले कर रहे हैं ना रोल, उनको बहुत ज़्यादा मिलियंस में पेमेंट हो रही है। तो विच मेक सेंस। समझ में आया? आप सबने कौन कौन से बताए थे वैसे? यस, गुड। तो ऐसे ना मीनिंग्स बनाया करें अपने आप से और देखा करें कि कौन सा मीनिंग किस पे सूट कर रहा है। थर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसमें टेंस का भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि कौन से टेंस में बात हो रही है। Okay, so the correct answer is C, profit but left. अब देखते हैं कैसे। And Itzma was a 17th century Egyptian farmland that earned the worthy landowner a great deal of profit. Therefore, he left only pennies to the peasants who actually cultivate the farm. अच्छा, एक्चुअली ना इसमें ये बात हो रही है कि ना कोई ना इट्ज़मा जो है एक वो फ्रैम लैंड का नाम था, मतलब एक कोई खेत का नाम था 17th सेंचुरी में। उस खेत से ना बहुत सारी अर्निंग हो रही थी, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जो वहाँ के पीजेंट्स, जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे, जो वहाँ पे काम करते थे ना, उनको कुछ ही थोड़े कम ही पैसे मिलते थे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लगाना है? बी देखो, प्रॉफिट एंड टू लीव। अब लीव पे चले जाओ तो लीव जो प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पूरी जो बात हुई है वो पास्ट में हुई है, तो बी तो कैंसिल हो गया। अब बचता है सी और डी, या तो नॉर है या बट है। अब अगर हम नॉर देखें, अच्छा नॉर ना हमेशा वहीं लगता है जहाँ पे आइदर होता है, आइदर या नॉर। अच्छा ठीक है, तो नॉर भी नहीं होगा। अब बच गया बट। अब इसमें बात कर रहा है वही के जो है खेत, ये बहुत कमाई करता था, लेकिन क्या नाम है, जो सर्वेंट्स थे वहाँ के, उनको तो कम ही मिली है पेमेंट,
उनसे क्या, उनको क्या फ़ायदा हुआ, हालांकि सारी कल्टीवेशन ही उन्होंने की थी। लेकिन एक मिनट, राइट को सेंस समझ आया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूँ। हाँ तो जो ये खेत था, हालांकि ये बहुत कमाई कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जहाँ जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनको थोड़े से ही पैसे मिले। इसकी पूरी मीनिंग सेंटेंस की ये, इसलिए हमने सी लगाया। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा कमेंट पढ़ लूँ। समझ आया सबको अब? मैम वो तो ठीक है, बट मतलब कोई रूल्स होते हैं ना, मतलब क्यों कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, आप ऐसे तुक्के तो नहीं लगाएंगे ना, रूल्स क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, इसका ना कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते ऑब्वियसली। जो ग्रामर है वो हमेशा एक्सेप्शन में भी जाती है। तो मैं बट का क्या आपको रूल बताऊं, या फिर अब इसमें बट था या नॉर था और टू लीव, तो अब आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा। सेंटेंस के जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या यूज़ होगा। अब कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग का यही रूल है कि लोग लगा रहे हैं, तो वही मैं कह रही हूँ ना। चलो अभी तो ऑब्वियसली मैंने आपकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जब मैं आपको दूंगी एक्सरसाइज तब आप उसमें देखेंगे, उसमें अंडरलाइन करना सीखेंगे क्या वहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, अब इसका रूल सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये 3-4 रूल जो मैंने बताए हैं वही है, लेकिन ऑब्वियसली सेंटेंसेस में हर डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो अब इसमें कोई भी रूल नहीं है, इसमें ओके मैम। सेंस है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये रोहित कुमार कुछ गलत कमेंट कर रहा है। एक पे मैंने देखे नहीं, मुझे देखने दें। अच्छा बस वॉइस बंद कर दे, कोई नहीं बोलेगा, जिसने बोलना है उसमें बोले। ये क्या टोक लगाना क्या है? रोहित कुमार क्या बोल रहे हैं? अच्छा अभी हम टेंसेस पे वैसे आए नहीं है विनोद, और टेंसेस के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजंक्शंस हैं। ठीक है, और कंजंक्शंस के यही होते हैं कि ये दो फ्रेजेस को मिलाते हैं वगैरह वगैरह। और जब तक आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या यूज़ होगा और इसमें क्या यूज़ होगा। अब जब आप दोबारा देखेंगे, अच्छा आई होप सो आप दोबारा इस को देखते होंगे डॉक्यूमेंट्स को, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। प्लीज़ ये किया करें कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें, फिर जाके आंसर की देखा करें। फिर जो और मैं भेजती हूँ उनको खुद से करने की कोशिश किया करें। समझ में आई बात? और मुझे पता है भी आपको मुश्किल हो रही है, अभी तो हम तीसरे पे ही हैं, और क्या नाम है, अभी हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको अभी भेजूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा। इतने टेंशन ना लें, आराम आराम से प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, ओके हम ये कर लेते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए ना, तो मुझे फिर आप बता दीजिएगा, कल को हम फिर दोबारा ये करेंगे। ठीक है, ओके सो द करेक्ट आंसर इज डी। since that time it has। अच्छा सुनो अब, द फेडरल ट्रेड कमीशन was established a year ago to protect the American economy, because since then it has ended many unfair monopolies.
बिकॉज का एक ये यूज़ होता है कि वो कॉज एंड इफ़ेक्ट बताता है, मतलब कॉज और उसका रिज़ल्ट, कि उसके रिज़ल्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब हम देखें, अगर इसमें द फेडरल कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी अमेरिकन इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि बहुत अनफेयर मोनोपोली हुई थी। ठीक है, अब डी ऑप्शन इसलिए है कि जब से ये फेडरल क्या नाम है इन्होंने कमीशन बनाई है, जब से ही ना हमारे जो है अनफेयर मोनोपोलीज आ रहे हैं। अब इसमें सी और डी में ये फ़र्क है कि सी में दे है और डी में इट है। अब दे यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा है और इट इधर किसको रेफ़र कर रहा है? दे जो यहाँ पे रेफ़र कर रहा है ना, वो फेडरल ट्रेड कमीशन को रेफ़र कर रहा है, और यहाँ जो इट रेफ़र कर रहा है वो अमेरिकन इकॉनमी को रेफ़र कर रहा है। अनफेयर मोनोपोली किस में हुई थी? अमेरिकन इकॉनमी में हुई थी, ना कि फेडरल ट्रेड कमीशन में, इसलिए दे नहीं आएगा। तो इसलिए डी हम इट लगाएंगे, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी में मसला आया था। सही समझ में आई? यस मैम। नो नो नहीं है, क्योंकि अब बिकॉज भी यहाँ लिखा हुआ है और सिंस भी यहाँ लगा हुआ है, दो एक साथ लगे हुए हैं, ये भी तो देखें, नो चेंज नहीं आ सकता। दो प्रीपोजिशन बिल्कुल साथ साथ हैं। ओके, सो अच्छा, बहुत सारे जो वो है ना वर्ड, जैसे बिकॉज हो गया या फिर बट हो गया, वो एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं और एज अ कंजंक्शंस भी यूज़ होते हैं। अब प्रीपोजिशन में ये होता है कि वो क्या नाम है, दो उसको कर रहे होते हैं, डिफाइन क्या नाम है, प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। और यहाँ पे दो क्लॉजेस थे, इसलिए यहाँ पे हम बिकॉज को एज अ कंजंक्शंस यूज़ करेंगे। अच्छा, सबने क्या बताया आंसर? Okay, so the correct answer is D. D is the correct answer. अच्छा, Ludwig van Beethoven may have been the greatest Viennese composer in history, and he almost misses destiny when defenses threatened to end his musical career. अब इसमें क्या बात हो रही है? एक चीज़ हुई है, लेकिन इससे ये हो गया, मतलब अब अगर मैं बट लगा के चलो सो सी लगा के देखते हैं। सो का क्या होता है, एक कंटिन्यूअल बताता है, लाइक इसमें ये तो बात नहीं हो रही ना कि जो ये था कंपोज़र था, उसने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हुए थे, इस वजह से उसने मिस कर दी अपनी डेस्टिनी, विच मेक नो सेंस, कि वो बहुत एक तो अच्छा कंपोज़र था और लेकिन उसने मिस कर दिया। सो इसलिए हम इसमें सी नहीं लगा सकते। अब डी अगर बट की बात करें कि जो ये था लेडविन वैन बेथमोन था, वो एक ग्रेट कंपोज़र था, लेकिन ही ऑलमोस्ट मिस हिज डेस्टिनी व्हेन डिफेंडर्स थ्रेटन टू एंड हिज म्यूजिकल कैरियर। समझ में आई इसमें? आप थोड़ा टाइम लें, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप टाइम ना लें, टाइम लें, हर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें, उसमें देखें कि क्या बात हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा ना, मैं आपको टाइम दूंगी अच्छा खासा, और आपने उसको ब्रेक डाउन करना है और देखना है कि क्या बात हो रही है इसमें।
ओके स्टूडेंट्स, हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा सेंटेंस में गलती हो, कभी कभार ठीक भी होता है सेंटेंस ना, जैसे ये वाला है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नो चेंज। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, 2 सेंटेंस है सॉरी, अच्छा इसमें 2 सेंटेंस है। एन एक्सीलेंट रेसलर डेविड सिनक्रोडिस वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। वो जो एक रेसलर था, बहुत अच्छा था, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। Although his coach was concerned about the athlete recently injured knee, हालांकि जो उसका जो कोच था ना, वो कंसर्न हो रहा था कि उसकी जो नी की जो इंजर्ड है ना, उसके बारे में कंसर्न हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलंपिक्स जीत लिया। अब कितनी आसानी से आपको पता चल गया कि इसमें हमने क्या लगाना है। समझ में आ रही है अब बात? वो नहीं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मुझे खांसी आ जाती है, डजेंट मैटर, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन करके ना, ये जो अच्छा ये जो कॉमास होते हैं या फिर ये जो भी होता है ना, कॉमास का मतलब क्या होता है, वहाँ रुक के देखो, उसको पढ़ो और फिर कंटिन्यू करो, ब्रेक डाउन करना सीखो सेंटेंसेस को। ठीक है, अब हम जाएंगे 7। गुड स्टूडेंट्स, सबने सही बताया, सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, you may know this simple device only as a crowbar. Furthermore, in previous ages it was known as handspike. इसमें C is the correct answer कि पहले आपको जो पता है इस डिवाइस का नाम था crowbar था, हालांकि इसको पहले जो है हम handspike कहा करते थे। ऐसा अगर मैं उर्दू मीनिंग दूँ, समझ में आया? C is the correct answer. However, 8. Okay. Correct answer is C, injury and so. अच्छा, सो जो है ना, कनेक्शन के लिए भी यूज़ होता है कि पहली जो चीज़ हुई, अब इसकी वजह से ना ये चीज़ होगी। अब यहाँ अगर हम देखें, बिकॉज माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ एन एडोरस एंड एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी विद सीरियस रिस्क ऑफ इंजरी, so many mild-mannered people are unwilling to even attempt it. क्योंकि वो माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत एक एग्जॉस्टिंग और बहुत मुश्किल एक्टिविटी है, इसलिए जो है बहुत जो एक माइल्ड मैनर्ड लोग हैं ना, उन्होंने छोड़ दिया इसको अटेम्प्ट करना। सो इसलिए भी यूज़ होता है कि वो कनेक्ट कर सके दोनों सेंटेंसेस को, उसमें कनेक्शन बना सके, उसमें कोई एक रिलेशन बना सके। गॉट इट? ओके,
Good. A is the correct answer. No change. अब some motorcycles मतलब पिलुलर, ठीक है. अब अगर मोस्टली सबने क्या नाम है वो बताया है, इट बताया है. इट एक तो क्या नाम है उसके लिए यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, नॉन लिविंग के लिए, और यहाँ पे है मोटरसाइकिल्स तो प्लूरल है ऑब्वियसली. तो दे ऑल शेयर द सेम बेसिक, और ग्रामेटिकली भी ठीक है, शेयर्स नहीं है, शेयर है, तो इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर. अच्छा, इसमें ये बात की गई है ना कि जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उनके डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजिंग होती है, लेकिन इसमें जो है हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मोटरसाइकिल का, वो जैसे व्हील या इंजन है वो सेम रहता है, हर किसी में सेम रहता है. तो एंड इसमें नहीं आएगा, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा इसमें. ये जो सेंटेंस है वो एक कॉज एंड वो बता रहा है कि ये जो ऐसा एक चीज़ में ऐसा हो रहा है, लेकिन इससे ना ये भी चीज़ होती है. मतलब जैसे इस मोटरसाइकिल की है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जो इसका जो मेन एलिमेंट्स या बेस रूट होती है ना वो सेम होती है. इसमें कोई फर्दर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो उसी इन्फॉर्मेशन को बता रहा है कि ये ऐसे भी होता है. सही समझ में आया? 10. Good. C is the correct answer. Charlie Daniel will be remembered as a songwriter of Devil Went Down to Georgia. But although he wrote many other tunes, none of them have remained popular. जैसे मैंने पहले बताया था, जो ये बट है ये आपको उसी के बारे में बता रहा होता है कि ये ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसा इधर नहीं हुआ था. तो ऐसी सी कोई भी बात होती है ना तो उसमें हम बट लगाते हैं. जैसे इसमें जो है उसका एक सॉन्ग जो है वो वायरल हो गया, लेकिन जो जिसने उसने इतने सारे दूसरे सॉन्ग लिखे थे वो वायरल नहीं हुए. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. सही है. 11. Okay. So the correct answer is B, since. Since these people run the risk of landing in an unexpected place, aerial thrill seekers such as skydivers and hang glider pilot should carry a GPS locator and two-way radio.
जब से लोगों को हुआ है ये रिस्क पता चला है कि अनएक्सपेक्टेड प्लेस है और कोई भी थ्रिल है, तो इन सबको जीपीएस लोकेटर्स या रेडियो जो है अपने साथ कैरी करने चाहिए। इंडीड का मतलब होता है बेशक, और डिस्पाइट द फैक्ट के हालांकि, ऑल्दो। तो सिंस इज द करेक्ट आंसर। ओह शिट, समझ में आया? ओके, वन लास्ट, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा। Okay, A is the correct answer, no change. Charlie often enjoyed conversing with Veruca, whose controversial opinion always fascinating him. However, he was sometimes offended when she vehemently disagreed with his own views. आज जो चार्ली है वो वरुका के कंट्रोवर्शियल ओपिनियन से बहुत फैसिनेट होता है, उसको बहुत पसंद है। बस कभी कभार हालांकि ऐसा हो जाता है कि ना उसको वो पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी डिसएग्रीमेंट होती है। अब हाउएवर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट का आ रहा हो कि ये मुझे पसंद था या है, लेकिन इसके साथ ये भी नापसंदीदा मेरे साथ हो रहा है। हाउएवर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एक लाइक और दूसरे में डिसलाइक की बात की जा रही हो। मेक सेंस? मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी वो है ना मतलब कंजंक्शंस हैं, अगर मुझे कहीं पे भी इनके यूजेस मिल गए तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़ा पता चले कि कैसे होगा और क्या होगा। और ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी मैं कल तक, तो आप जब वो एक्सरसाइज करेंगे। मैंने कुछ सर्च किया, मुझे तो ये रूल्स मिले ऑनलाइन, मतलब आप टाइप कर दें प्लीज़, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, और आप देख लें, वरना फिर हम कल को ये रिपीट करेंगे या फिर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पे जाएंगे। मैं आपको कहूँगी कि सजेस्ट करूँगी ऑब्वियसली कि आप जाएं, घर बैठें, इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करें, और का कुछ पार्ट्स भी हैं जी, तो ठीक है, और इसको देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा ना तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको, वैसे मैं देखती हूँ अभी अगर इसके कोई यूजेस मुझे मिलते हैं ना मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा रहता है, अब हम क्विज़ की तरफ जाएंगे, और प्लीज़ सब ने क्विज़ देना है, सेल्फ क्विज़ है, सब दो, अपने अपने स्कोर पता चलते हैं यहाँ पे, किसी को किसी के स्कोर नहीं पता चलते। ठीक है, तो मैं यहाँ एंड कर रही हूँ क्लास, अभी मैं शेयर करती हूँ लिंक, आप फिर उधर रिस्पॉन्स कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।